हेलो एवरीवन, आर्थुरी मास्टर में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे भारतीय गुफा चित्र। भारतीय गुफा चित्रों के बारे में जानने के लिए हमें भारतीय गुफा चित्रों का जो धर्म था उसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो राजा के संरक्षण थे वो भी धार्मिक आधार पर थे, जो गुफा चित्र थे वो भी धार्मिक आधार पर थे, गुफा के जो मूर्तियां बनी थी वो भी धार्मिक आधार पर, इसलिए हमें उस धर्म को जानना बहुत आवश्यक है। आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध के कुछ प्रतीक हैं। जब उनका जन्म हुआ तो उसे कमल और सांड के प्रतीक से जाना जाता है। जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ तब उनके पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक थी। पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, वो उनका प्रतीक था। जब उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, तो उनके गृह त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा माना जाता है, और उनकी जो मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु को स्तूप के जरिए जाना जाता है। तो ये 5 प्रतीक हैं जो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आगे कथा भी इसी आधार पे है। जैसे कि मैंने बताया कि बौद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ और 563 ईसा पूर्व में हुआ। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के पीछे 4 कारण थे। उन्होंने अपने भ्रमण करते समय 4 चीजों को देखा। एक था बीमार व्यक्ति, दूसरा था एक बूढ़ा आदमी, और तीसरा था एक शव, एक डेड बॉडी शव, और चौथी थी एक सन्यासी। तो ये 4 चीजों को देखकर गौतम बुद्ध वैराग्य हो गए, मतलब उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय लिया। और जब उन्होंने गृह त्याग किया, उन्होंने अपना गुरु बनाया अलार कलाम को। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति बोध गया में करी थी, जो बिहार के अंदर पड़ता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई, और उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनकी जो अस्थियां थी वो 8 अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके 8 अलग अलग स्तूप बनाए गए। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म अस्तित्व में रहा। महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर कनिष्क आया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए मूर्ति पूजन भी स्टार्ट कर दी, और बौद्ध धर्म को 2 हिस्सों में भी डिवाइड करने का कारण रहा कनिष्क, क्योंकि जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान वो व्यक्ति थे जो बुद्ध के रियल उपदेशों पे चलते थे, मतलब बुद्ध को महापुरुष मानते थे और बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे। और वहीं पर महायान बुद्ध को भगवान मानते थे और बुद्ध की पूजा करते थे, बुद्ध के चित्र बनाते थे, बुद्ध की मूर्तियां बनाते थे। तो यहाँ पर हीनयान महायान का थोड़ा सा डिफरेंस आया कनिष्क के शासनकाल में, जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी। जातक कथाएं वो कथाएं होती है जो बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित होती है, और बुद्ध हर जन्म में कभी इंसान, कभी जानवर, कभी पशु, कभी पक्षी, इन रूपों में बार बार जन्म लेते हैं और उपदेश देते हैं और संसार में भला कार्य करते हैं। तो ये सब जातक कथाएं, जैसे पद्मपाणि बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, जातक कथा, विदुर, शिवी जातक, ये सारी जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित, जिसे जातक कथाओं के नाम से हम जानते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियां मथुरा शैली में बनी, उसके बाद सबसे ज्यादा गंधार शैली में बनी बुद्ध की मूर्तियां। बौद्ध धर्म की जो गुफा है उसमें चैत्य और विहार हमेशा डिफरेंस रहता है। चैत्य वो स्थल होते हैं जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, और विहार साधु और भिक्षुओं के रहने का स्थल। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म को 3 भागों में बांटा, देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली। इन तीनों शैली को अलग अलग बांटा और एक एक का बताया। जैसे देव शैली मगध में प्रचलित थी और इसके जो आचार्य थे वो बिंबिसार थे। यक्ष शैली
अशोक के शासनकाल में फली फूली और इसका जो केंद्र था वो राजपूताना था और इसका जो प्रमुख चित्रकार था श्रृंगधर। नाग शैली के बारे में बताते हुए लामा तारानाथ बताते हैं कि नागार्जुन जो आचार्य थे नाग शैली के, और बंगाल जो केंद्र था नाग शैली का, और धीमान और उसका पुत्र वितपाल दोनों चित्रकार थे। तो इन तीनों शैलियों के बारे में बताया है लामा तारानाथ ने। अब हम बात करेंगे अजंता की। अजंता, इसके नाम के पीछे 3 रीजन है। पहला, जो महामयूरी ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उसके अंदर अजिंतांजय एक स्थल मिलता है जो अजंता से मिलता जुलता है। एक ये रीजन है उसके नाम के पीछे। दूसरा रीजन है यो मैत्रे बुद्ध, जिसे अजीत कहते हैं, जिसका मतलब होता है भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध। तीसरा रीजन है यहाँ इस स्थल के निकट एक गांव पड़ता है जिसका नाम अजिष्ठा है। तो ये तीन रीजन है अजंता का नामकरण के पीछे। इसकी स्थिति की बात करें तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और बघोरा नदी के पास में है। अगर इसके समय की बात की जाए तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक इसका समय रहा और इस समय यानी 850 पूरे साल लगे इसके पूरे विकसित होने में, बनने में, जिसमें से कुछ अधूरी भी रह गई थी इसकी गुफाएं। अब यात्रियों की बात की जाए तो दूर दराज देशों से कई यात्री आए, जैसे चीन से हुआंगस्वांग, जिसने ट्रेवल्स इन इंडिया बुक के अंदर अपना पूरा अजंता का विवरण लिखा है। तिब्बती यात्री लामा तारानाथ ने अच्छे से बौद्ध धर्म के बारे में बताते हुए अजंता का वर्णन किया है, और फहयान भी अजंता आए थे। ये थे यात्रियों के वृतांत जिसमें अजंता जीवित है। अब बात करते हैं इसकी खोज की। देखिए, सबसे पहले इसे देखा गया एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा जिसका नाम था जॉन स्मिथ। ये 1819 में सबसे पहले जॉन स्मिथ को दिखी। फिर जॉन स्मिथ ने जब अपने आला अधिकारियों को बताया तो विलियम एरिक्सन ने थोड़ी सी रुचि दिखाई और अजंता विजिट किया, उसे देखा, जाना, एक एक मूर्ति पेंटिंग को देखा और उसे लगा कि ये बहुत बड़ा ट्रेजर है, खजाना है, इसको दुनिया के सामने बताना पड़ेगा। तो विलियम एरिक्सन ने अपना पूरा वर्णन अजंता को देखने के बाद जो पूरा वर्णन बनाया, उस बनाए हुए वर्णन को बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में प्रस्तुत किया, पर उस टाइम भी ज़्यादा उसका प्रसार प्रचार नहीं हुआ। उसके बाद 1824 में ई अलेक्जेंडर आते हैं, अजंता देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं गुफाओं की, और दोबारा से अच्छे से वर्णन बनाकर लंदन की रॉयल सोसाइटी में ये इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा दुनिया को पता चला, पर इसके बाद भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। फिर 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने बहुत ही अच्छे से इनकी रिपोर्ट के साथ खुद अजंता जाकर अच्छे से विवरण बनाया और उस विवरण को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में प्रस्तुत किया। तब जाकर कंपनी वालों की सबकी आंखें खुली और उसमें यानी एक्शन दिखाया उन्होंने। एक्शन क्या दिखाया? 1843 मतलब 1844 में उन्होंने एक आर्टिस्ट को असाइन किया। 1847 में इंडिया है, उसका नाम था रॉबर्ट गिल। अब इसके अजंता की खोज के बाद इसकी अनुकृति बनने लगी, तो सबसे पहले अनुकृतियां रॉबर्ट गिल ने बनाई। जैसे कि मैंने बताया 1847 में आया रॉबर्ट गिल और 1857 तक इंडिया में रहा और करीब 30 अनुकृतियां बनाई। अजंता के भित्ति चित्र की मूर्तियां भी बनाई। तो इन सब की अनुकृतियां बनाई और करीब 30 पेंटिंग्स बनाई। और 1857 में आपको पता होगा कि भारत में अंग्रेजों को पूरी तरह से भगा दिया गया था, तो रॉबर्ट गिल को भी इंडिया छोड़कर जाना पड़ा उस टाइम। तो 1857 में वो चले गए, करीब 30 अनुकृति चित्र बनाकर अजंता की। और फिर उन्होंने जब एग्जीबिशन लगाई उसकी क्रिस्टी पैलेस में, तो वहाँ पर दुर्भाग्यवश आग लगने से 25 करीब जो अनुकृति वाले चित्र थे रॉबर्ट गिल के, वो जल के स्वाहा हो गए और करीब 5 चित्र ही बच पाए। फिर अनुकृति बनाने आए 1872 में जॉन ग्रिफिथ्स।
1872 से लेकर 1876 तक जॉन ग्रिफिथ, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, वो अपने शिष्यों के साथ आए और अजंता की सुंदर सुंदर भित्ति चित्रों की अनुकृतियां बनाई और उसको 2 बुक में छापी। एक थी द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ अजंता और दूसरी खानदेश इंडिया। ये 1896 में प्रकाशित करी दोनों पुस्तकों को। फिर 1909 में लेडी हिरिंगम आती है कई आर्टिस्टों के साथ। इंडियन आर्टिस्ट होते हैं, कुछ फॉरेन भी होते हैं। लेडी हिरिंगम कई आर्टिस्टों के साथ आती है। आर्टिस्टों के नाम जल्दी से याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बनाई है। जैसे समनाव सलक में सारे आर्टिस्ट आ गए। एच से सैयद अहमद, एम से मोहम्मद फजलुद्दीन, एन से नंदलाल बोस, ए से असित कुमार हलदार, वी से वेंकटप्पा, एस से समरेंद्र नाथ गुप्त, एल से ल्यूक एंड एल से लार्चर। तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जो लेडी हिरिंगम आई भारत के अंदर और कई आर्टिस्टों के साथ आई और अजंता के सुंदर सुंदर भित्ति चित्रों के अनुकृतियां बनवाई और उन अनुकृतियां, उस पेंटिंगों को वो अपने साथ लंदन ले गई और उसको एक बुक बनाया अच्छे से, एक बहुत सुंदर सी बुक बनाई जिसको अजंता फ्रेस्को कहते हैं और 1915 में वो अजंता फ्रेस्को वाली बुक पब्लिश करी। अब इसमें अजंता में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की बात करते हैं। देखिए, जो इसकी भित्ति थी, जो इसकी दीवार थी, उसको तैयार करने में कई दिन लगते थे। उसमें चावल की भूसी, खड़िया चूना, मिट्टी, गारे, गाय का गोबर और यानी इसकी एक एक लेयर बनाई जाती थी। लेयर इतनी पतली बनाई जाती थी, जो परत थी वो अंडे के छिलके जितनी पतली परत बनाई जाती थी और उन परतों को कई यानी दिनों तक अलसी के पानी से भिगोया रखा जाता था। भिगोए रखने के बाद जब वो फूल जाती थी फिर उसको एकदम चिकना किया जाता था। ऐसे यानी मजबूत लेयर पर फिर पेंटिंग की जाती थी और पेंटिंग करने के लिए प्राकृतिक रंग, खनिज रंग और रासायनिक रंगों का यूज किया जाता था। और ब्रश बनाने के लिए वो यानी एक डंडी को अच्छे से कूट काट कर उसके रेशे से ब्रश तैयार किया जाता था। और चित्रों में रंगों को परमानेंट लुक देने के लिए, स्थायी बनाने के लिए पेड़ों द्वारा एकत्रित गोंद इस्तेमाल किया जाता था, जिससे जो रंग लगाया जाता था उसकी चमक आज तक जिंदा है। 2000 साल करीब हो चुके हैं अजंता की पेंटिंगों को बने हुए, जब भी उसका वजूद आज तक अच्छे से टिकाऊ पड़ा है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि रंगों के साथ गोंद मिलाया गया था, वो भी पेड़ों से प्राप्त। ज्यादातर अजंता केव की जो पेंटिंग से अजंता गुफाओं की पेंटिंग है उसमें लाल और पीले रंग की अत्यधिक प्रयोग किया गया है। अब इसकी गुफाओं के बारे में बात करते हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। पहले ये 29 थी। 14 और 15 गुफा के बीच में जब 15A गुफा मिली तो ये टोटल 30 गुफाएं हो गई। और इन 30 गुफाओं में चैत्य विहार बटे हुए हैं। चैत्य वो स्थल होते थे जहां पूजा अर्चना की जाती थी और विहार साधु संत के रहने का स्थल। अजंता में जो चैत्य गुफा है वो 9, 10, 19, 26, 30 और बाकी विहार गुफाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बटा था कनिष्क के टाइम पर। तो 2 हिस्सों में बटने का मतलब था हीनयान, महायान। हीनयान की भी यहाँ पर गुफाएं मिलती है जहाँ पर बुद्ध का सिर्फ प्रतीकों के रूप में पूजा जाता था और उनको माना जाता था। और महायान की बात करते तो वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ, बुद्ध के चित्र देखने को हमें मिलते हैं। हीनयान गुफाओं की बात की जाए तो गुफा नंबर 8, 9, 10, 12, 13 और 15, ये जो 6 गुफाएं हैं ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। और जो 9 नंबर की गुफा है वो हीनयान भी गुफा है और महायान भी गुफाएं हैं। और बाकी इससे रिलेटेड सारी गुफाएं महायान की गुफाएं हैं। राज्य आश्रय की बात की जाए तो वकाटक और चालुक्य दोनों राजाओं का अजंता की भित्ति चित्र में बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात करेंगे